गुड मॉर्निंग सभी को। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। हम एसडीजे नाम का एक विशेष टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहले ये बताइए कि क्या आप सभी को वॉइस और वीडियो क्वालिटी क्लियर है। अगर वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। हम स्थानीयकरण नाम का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। किस चीज का स्थानीयकरण? हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था, सतत विकास लक्ष्य अर्थात सस्टेनेबल गोल। सस्टेनेबल गोल एक वैश्विक लक्ष्य है, पूरे विश्व के लिए है। उस विश्व को के लक्ष्य को भारत की सरकार ने अपनाया। भारत की सरकार ने उसे अच्छे से लागू करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार को भी दिया, अर्थात नीति आयोग ने एक समग्र दृष्टिकोण बनाया और हर राज्य के अपने अपने लक्ष्य तय कर दिए गए। जब मध्य प्रदेश की सरकार को अपने मध्य प्रदेश में इसे लागू करना था तो हमारा भी नंबर था कि हम स्थानीय निकायों के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और फिर उसे पूरा करने की कोशिश करें। इसी के कारण एक नया टॉपिक जन्म लेता है, इस सतत विकास लक्ष्य और उनका स्थानीयकरण। स्थानीयकरण शब्द का मतलब हमें क्लियर हो, इस टॉपिक में हम वही पढ़ने वाले हैं। चलिए पहले क्लास शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश को याद करते हैं। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमो बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए मूल टॉपिक पर आते हैं। हम सतत विकास लक्ष्य जो पढ़ चुके हैं उसी में एक और टॉपिक इनबिल्ट है जो छुपा हुआ है, उसका नाम है स्थानीयकरण। क्या नाम है? स्थानीयकरण। क्योंकि हम मध्य प्रदेश को पूरी तरह सतत विकास लक्ष्यों की स्थिति जानना चाहते हैं, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझना। देखिए, हमने कहा अभी कि पूरे विश्व ने अपने लिए, यूनाइटेड नेशन ने मिल करके, सब देशों ने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया था 2015 में, जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू होता है। तो 1 जनवरी 2016 से ये जो लक्ष्य लागू हुआ, ये 193 देशों ने अपना लिया। भारत भी इसका सदस्य बना। तो मतलब हर देश ने अपने अपने लिए एक छोटा छोटा लक्ष्य बनाया होगा। हमने पूरे विश्व के लिए तो एक लक्ष्य रख लिया कि भैया ये 17 चीजें, हमें 17 लक्ष्य हमें प्राप्त करने हैं। पहला लक्ष्य रखा कि पूरे विश्व से हम एक गरीब होता है तो एक गरीबी को मिटाएंगे। दूसरा, भूखमरी होता है तो पूरे विश्व से भूखमरी को मिटाएंगे। लेकिन ये पूरा विश्व कोई चीज तो है नहीं, उसमें तो अलग अलग देश है। तो फिर सब देशों ने अपने लिए एक एक लक्ष्य निर्धारित किए। उसी के तहत भारत ने अपने लिए इन्हीं 17 लक्ष्यों को अपना लिया कि हम भी इन 17 चीजों को पूरा करेंगे। तो अपन ने अपना खुद का एक प्लान तैयार किया, एसडीजे, उसे हमने लक्ष्य नाम दे दिया। सेम हमने 2030 के इस पैटर्न को फॉलो करके सारे लक्ष्यों को कॉपी किया कि हम अपने देश में कैसे इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें। जब हमने देखा तो फिर भारत ने नीति आयोग की मदद से, फिर हमने ये जो नीति आयोग था इसकी मदद से क्या किया, हर एक राज्य के लिए अपने अपने गोल बनवाए कि भाई राज्य को भी अपना अपना पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा। नहीं तो भारत से भूखमरी तो तब समाप्त होगी जब मध्य प्रदेश से भूखमरी समाप्त हो जाए, भारत से भूखमरी समाप्त हो जाए, सब जगह से समाप्त हो जाए, तब जाकर के हमें भूखमरी समाप्त होगी। तो फिर इसका मतलब कि मध्य प्रदेश से भी भूखमरी का समाप्त होना जरूरी है। करुणा बोल रही कि 70 यूपी लक्ष्य 117 संकेत। नहीं बच्चा, ये गलत पॉइंट है, आप गलत बोल रहे हैं। तो हमने मध्य प्रदेश का जब लक्ष्य बनाया तो फिर हमने नीति आयोग का एक रिपोर्ट पढ़ा जिसमें हम सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति पढ़ते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश तो एक बहुत बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश में 7 करोड़ जनसंख्या है। मध्य प्रदेश अपने लक्ष्य तब प्राप्त कर सकता है जब उसका हर एक गांव, हर एक पंचायत, हर एक जिला में भूखमरी, गरीबी सब कुछ समाप्त हो जाए। तो हमने हर एक पंचायत का, हर एक छोटे छोटे निकाय का स्थानीय लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास किया और शुरुआत की, जिससे एक नया टॉपिक जन्म लिया जिसको हम कहते हैं सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण। मैं इसके अंदर और डीप में बताऊं कि सतत विकास लक्ष्यों का जब स्थानीयकरण होता है तो उसमें हर एक पंचायत अपने लिए छोटा छोटा लक्ष्य बनाती है। हर एक पंचायत के लिए लक्ष्य बना दिया जाता है कि आपको अपने गांव से इतने गरीबी को मिटाना है, इतनी भूखमरी को मिटाना है, पानी की इतनी आपूर्ति की कोशिश करनी है। हर एक गांव अपने अपने लिए एक लक्ष्य बना लेता है। तो ये हमें पॉइंट समझना है
कि स्थानीयकरण होता क्या है। बहुत अच्छे से इस बात को समझ लो। स्थानीयकरण मतलब होता है लोकलाइजेशन, लोकल बना देना। अर्थात पूरे विश्व का जो लक्ष्य था उसने भारत को अपनाया, भारत ने फिर मध्य प्रदेश ने अपनाया, और मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा है, इसलिए छोटी छोटी चीजें, पंचायत में तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए पंचायत स्तर तक के लोग उसमें शामिल हों, अपने लिए लक्ष्य बनाए, इसलिए पॉइंट आया लोकलाइजेशन या स्थानीयकरण। ये पॉइंट याद रखना। सर संकेतक कितने हैं, ये तो आपको बताना है ना ऋतुषा की संकेतक कितने हैं। ये तो मैंने कल आपको हिंट दे दिया था कि 19 से शुरू होता है, 1000 में है। थोड़ी बहुत हिंट देने के बाद आपको गूगल करना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम इस पॉइंट को पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग बहुत ढूंढिए, जो भी क्वेश्चन पूछता हूं मैं वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन नहीं हो सकता है, तो थोड़ा कोशिश किया करो ढूंढने की। अब इस स्थानीयकरण को समझते हैं। सतत विकास लक्ष्य एवं स्थानीयकरण ये एक टॉपिक का नाम है। इसका अर्थ क्या होता है ये हमने आपको समझा दिया कि भैया हमें पंचायत के स्तर पर जब सतत विकास लक्ष्य बांटना शुरू किए, कि सबको कहा कि तुम भी प्राप्त करो, तब बना क्या, बना सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण। सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में एसडीजे एक्शन प्लान 2030 विकसित किया गया। क्या किया गया, बहुत अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को याद रखना, यहां तुम विनर्स हो सकते हो। ये पॉइंट सब बच्चे नहीं पढ़ के जाएंगे, आधे बच्चों को तो बेचारे को स्थानीयकरण क्या होता है, क्या सीन है, ये याद ही नहीं होगा। हमें ये याद रखना है, हमें ये पूरी तरह याद होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में एसडीजे एक्शन प्लान 2030 बनाया गया। अब ये पहला प्रश्न बन सकता है एमपीपीएससी का कि मध्य प्रदेश ने अपना एसडीजे एक्शन प्लान कब का बनाया, तो फिर ऑप्शन हो सकते हैं 2024, 30, 20, 40, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। तो एसडीजे एक्शन प्लान जो है वो 2030 में विकसित किया, 30 के लिए विकसित किया, उसका नाम है एक्शन प्लान 2030। 3 समय सीमाएं इसमें निर्धारित की गई कि 3 अलग अलग समय तक हम 3 अलग अलग लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। 2020, 2024 और 2030, ये 3 हमने समय सीमाएं निर्धारित की हैं। तो ये याद रख लेना कि समय सीमाएं कितनी हैं, 3 समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं, 2020, 2024 और 2030। क्लियरली याद हो गया। आगे बढ़ो। मापे गए लक्ष्यों और संकेतकों की प्रगति से संबंधित एक बहुआयामी दस्तावेज बना कि भैया इतने समय तक इतने लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, इतने समय तक इतने लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, ये अपने दिमाग में सेट करते रहना। क्लियर है। पिछले एग्जाम में तो हमने भी नहीं पढ़ाया था, लेकिन इस बार 1% चांस नहीं लेना चाहते, इसलिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ याद कर लेंगे। चलो आगे बढ़ो। मध्य प्रदेश सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण या लोकलाइजेशन हेतु एक थीम बनाई गई, वो रट लो। समस्त सरकार समस्त समुदाय, ये क्या लिखा है, समस्त सरकार समस्त समुदाय, दृष्टिकोण अपनाया गया। अब एग्जामिनर पूछ सकता है ना, मध्य प्रदेश के स्थानीय लक्ष्यों के स्थानीयकरण का जो लक्ष्य अपनाया गया उसका थीम या उसका दृष्टिकोण क्या है, समस्त सरकार समस्त स्थानीय या समस्त समुदाय, ये याद रख लेना। इस वर्ष स्थानीयकरण के संदर्भ में विशेषकर पंचायत राज विभाग द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख किया जा रहा है कि हम क्या क्या इस साल कर लिए हैं। समस्त जो लक्ष्य हैं उनको वैश्विक लक्ष्य कहा जाता है, लेकिन हमने उन्हें स्थानीय बनाया ताकि हम उन्हें प्राप्त कर सकें। आगे बढ़ो। भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इन सतत विकास लक्ष्यों में पंचायत की भूमिका को लेकर उनके स्थानीयकरण को प्राप्त करने के लिए गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा पंचायतों के स्तर पर 17 जो लक्ष्य थे उनको 9 थीमों में समाहित किया गया है। कितने थीम में समाहित किया गया है, 9 थीम में समाहित किया गया है कि भैया टोटल 9 थीम होगी जिसमें हम सारे पंचायत, क्योंकि अब देखो पंचायत में भूमि पर जीवन, जमीन पर जीवन, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। 17वां लक्ष्य था कि साझेदारी से, तो पंचायत तो अपने आप में इंडिविजुअल चीज है, उसमें कहां साझेदारी और कहां कुछ, इसलिए कॉन्सेप्ट लाया गया है कि इनके लिए 17 लक्ष्य रखने की जरूरत नहीं है, पंचायत केवल 9 चीजें उसमें से प्राप्त कर ले, तो उन 17 को कन्वर्ट कर दिया गया 9 में, उसमें से बीच में कुछ कुछ चीजें हटा दी गई। तो यहाँ पंचायतों के लिए उसी से 17 से 9 थीम बन गई। तो याद रखना कि ये 9 थीम जो है वो हमें याद रहे, समाहित की गई, जिनको लेकर पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों को हम निम्न थीम में पढ़ सकते हैं। कौन सी वो 9 थीम है,
तो ये वो नो थीम है। तो जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए सतत विकास लक्ष्य 1 क्या है, तो आप बोलेंगे गरीबी। 2 क्या है, आप बोलेंगे भूखमरी। 3 क्या है, अच्छा स्वास्थ्य। 4 क्या है, तो अच्छी शिक्षा। 5 क्या है, लैंगिक समानता। लेकिन जब आपसे पूछे कि स्थानीयकरण, जब ये शब्द आ जाए कि एसडीजे सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण में लक्ष्य 1 क्या है या थीम पूछेगा, वो यहां हमसे शब्द पूछा जाएगा थीम 1, थीम 2, थीम 3, ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तब आप क्या आंसर करेंगे, तो नो थीम हमें पढ़नी है, ये नो थीम हमें रट लेनी है, ये रट लो नो थीम की नो थीम पूरी की पूरी भैया। तो ये हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए। सबसे पहला वहीं से कॉपी हो जाती है। लक्ष्य 1 जो वहां पर था गरीबी, वहां यहां पर भी है गरीबी मुक्त, पहला लक्ष्य ऐसा है। दूसरा वाले को पहले वाले में ही शामिल कर दिया कि दूसरा लक्ष्य रखने की जरूरत है ही नहीं, पहले में ही दूसरा घुसेड़ दो। तो गरीबी जब खत्म होगी तो भूखमरी अपने आप खत्म होगी गांव से। इसलिए गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत पंचायत ये पहली थीम बनाई गई कि पूरे गांव में कोई गरीब ना हो, पूरे गांव में सबको रोजगार मिल जाए, आजीविका मिल जाए, इसलिए पहली थीम बनी गरीबी। अब वहां तीसरी थीम थी कौन सी, स्वस्थ, वो यहाँ दूसरी बनी। वहां दूसरा लक्ष्य था स्वास्थ्य, तो वहां से यहाँ उठकर जब वो आया तो वो 2 हो गया, 1 गरीब 2 स्वस्थ, ऐसे हमें यहाँ याद रखना है। 3 में बाल हितैषी पंचायत क्या लिखा हुआ है, 3 बाल हितैषी पंचायत। देखो ये जो बाल, हमें अब इसको या तो हम कोड बना करके रट लें या केवल इनको एक बार रीड कर लें, ऐसा दोनों दो हमारे पास टारगेट है। हम तो एक काम करते हैं, इनको नो को नो रट लेते हैं। तो नो जब हम रट लेते हैं, देखो एक कमेंट आया दिव्या का, उन्होंने स्थानीयकरण को डिसेंट्रलाइजेशन कहा। नहीं बच्चा, दिव्या डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। क्या होता है, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि पावर को ऊपर से, केंद्र से नीचे छोटे स्तर पर डेलीकेट कर देना। यहाँ पावर डेलीकेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर उन लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, लोकल स्तर पर बनाया जा रहा है, इसलिए शब्द यूज हुआ स्थानीयकरण। थोड़ा हट करके मैंने दूसरी बात बता दी। चलो अब हम फिर से आते हैं, हम इन 9 लक्ष्यों को, 9 थीम को याद करते हैं। पहली थीम है गरीबी, पहली थीम क्या है, गरीबी। दूसरी थीम है स्वास्थ्य, याद कैसे करेंगे, तो एक तो याद हो जाएगा, एक गरीब। 2 जब एक इंसान अकेला रहता है तो वो बहुत सोचता है, बहुत बीमार पड़ने के चांस होते हैं। जब 2 लोग आपस में रहते हैं तो उनकी एक साथ में दोस्ती हो जाती है, और इस दोस्ती के चक्कर में उस लोग एक दूसरे के साथ अपनी समस्याएं, अपनी जो दुविधाएं हैं, अपनी चीजें होती हैं, वो सब बांट पाते हैं, इसलिए 2 आपस में हमेशा स्वस्थ होते हैं। एक से अच्छा 2 भले, आपने सुना होगा एक से भले 2। तो ये जो एक से भले 2 है, इससे याद हो जाए कि एक से भले 2 अच्छे है ना, तो अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। एक से 2 भले, एक से 2 भले, 2 कैसे भले, क्योंकि दोनों स्वस्थ हैं। तो ये याद रख लेना, 2 पर क्या है, स्वास्थ्य। 3 पर उमा ने लिखा कि 3 बाल हितैषी, 9 में महिला हितैषी। हाँ, 3 बाल हितैषी है और 9 महिला हितैषी है, सही बात है, ये वाला पॉइंट एक साथ में याद किया जा सकता है। 3 बाल हितैषी, तो वैसे हमारी पंचायत बाल हितैषी है क्या, तो आंसर मिलेगा नो। हमारी पंचायत बाल हितैषी है क्या, तो आंसर मिलेगा नो। लेकिन हमें यहाँ नो, ये वाला नो याद करना है, ये एन ओ नो, और इसी से बना दो ये। तो क्या हमारी पंचायत है महिला हितैषी है, नो बोलेंगे ना, नो। तो फिर 9 नंबर पे थीम रखी कि चलो 9वीं थीम बनाओ, महिला हितैषी होना चाहिए। बाल हितैषी है क्या, देखो 3 बाल हितैषी है, कितना क्या आंसर होगा, 3 बाल हितैषी बोलकर देखो, 3 बाल। बाल ये वो वाले बाल नहीं है, ये बच्चे वाले बाल हैं, ये मतलब चाइल्ड वाला बाल है ना। अब कैसे याद करें, देखो बड़ी दुविधा हो गई। आपने या तो बाल लिखना है, बाल को हम लाल भी कह सकते हैं, तो बाल, लाल, या चाइल्ड। चाइल्ड में ये सी देखो, ए को हम 1 कहते हैं, बी को हम 2 कहते हैं, सी को हम 3 कहते हैं। कहते हो क्या आप लोग, हम तो कहते हैं भैया, मतलब मैं तो कहता हूं, जब मुझे कहना होता है कुछ, उससे मतलब निकालना होता है तो मैं कह लेता हूं। तो सी पे क्या आएगा, 3 आएगा, 3 से सी आएगा और सी से चाइल्ड हो जाएगा। ऐसा ना हो तो बाल को कह दो लाल,
और ये लाल में ये ल जो है ये तीन जैसा तो दिखता है, लाल ही तो है, ये लाल और बाल एक जैसे है ना, तो लाल बाल बाल लाल सब तीन पे है, याद रह जाएगा। हाँ, अब चलो चार, चार पे चलते हैं। चार को हम कह देते हैं चोर। क्या कह देते हैं? चोर। चोर को हम क्या, चोर क्या करने आया हमारे घर में? चोरी। हम उसको पानी पिला दो, कि पानी पी ले और आराम से चोरी कर दो, तो पानी पिला दिया किसको? चोरों को, है ना। वैसे तो ये पानी पिलाना व्यंग्यात्मक है, मारेंगे कूटेंगे उसको, पानी पानी पिला देंगे। यहाँ एक कहावत बोली जाती है, उसको इतना मारा कि पानी पानी पिला दिया, है ना, ऐसे बोला जाता है। तो चोर को चार से क्या बना दिया? चोर, है ना। तीन से बना दिया, तीन तीन से बना दिया लाल और बाल, ठीक है। दो स्वस्थ थे, एक से भले दो वाला दो स्वस्थ था। चार पे हो गया चोर, चोर को क्या पिला दिया? पानी पानी पिला दिया, तो जल संतृप्त पंचायत हो गई। क्लियर है? पांच, पांच में क्या है? स्वच्छ और हरित पंचायत। अगर एक आदमी 5 पेड़ लगा दे तो स्वच्छ और हरित पंचायत हो जाएगी। तो हरित पंचायत करनी है, वहां स्वच्छ मत करना, गड़बड़ होगी। हरित पंचायत करनी है तो 5-5 पेड़ सबको लगाने पड़ेंगे, तो हरित पंचायत हो जाएगी। ठीक है? हाँ, 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 याद हुआ। चलो 5 चीजें एक बार रिपीट करके देखते हैं। एक पे भूख और गरीबी थी, तो भूख और गरीबी को हमने जोड़ करके क्या बोल दिया? केवल गरीबी और आजीविका। दो, दो एक से भले दो, तो दो तो क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं, तो दो में स्वास्थ्य आ गया। तीन, तीन क्या है? बालक है। वैसे भी अब भी कल परसों मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख है, उन्होंने कहा कि अगर हम 2 बच्चे पैदा करने की नीति पर चलेंगे तो इससे क्या होगा? अगर कोई कोविड-19 या ऐसी जैसी महामारी आती है तो देश की आबादी कम हो जाएगी, क्योंकि 2 बच्चे से तो जनसंख्या स्थिर होने लगती है। हमें कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो तीन कितने क्या होने चाहिए? तो बाल होने चाहिए। और वैसे भी बालक जो है वो 3 साल के होते हैं तो अच्छे लगते हैं, 3 साल तक बालक अच्छा लगता है। ठीक है? चलो चार पे आओ। चार को हमने बोला चोर, चोर को क्या पिला दो? जल, जल पानी पानी पिला दो। पांच, पांच क्या लगा दो? पेड़ लगा दो, तो हर एक 5 व्यक्ति 5 पेड़ लगाएगा तो हरित पंचायत हो जाएगी। 6, आपने छक्का सुना है? ऐसे शब्द वैसे बोलने नहीं चाहिए क्योंकि कोई भी नहीं है, लेकिन जो देखो, पुरुष स्त्री पर डिपेंड है, स्त्री पुरुष पर डिपेंड है, लेकिन जो छक्का है वो आत्मनिर्भर है। तो 6 पे छक्का होता है, और छक्का क्या होता है? आत्मनिर्भर होता है। भाई ना तो स्त्री पर डिपेंड ना पुरुष पर डिपेंड, वो आत्मनिर्भर है। ठीक है? क्या ये बात समझ में आ गई? 6 के 6 लक्ष्य याद हो गए? मैं फिर से बोल दूं कि मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति की भावनाओं का आहत करना नहीं है, मैं केवल याद कराने के लिए बातें बोलता हूँ, उल जलूल बातें भी बोल देता हूँ कभी कभी, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल आपको याद कराना है। याद हो गया? चलो, तो ये पॉइंट हमें याद हो जाए। गरीबी स्वास्थ्य भी जाए। चलो आगे बढ़ो। गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल संतप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत, पंचायत आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा। तो मैंने ये आत्मनिर्भर शब्द निकाल लिया कि 6 पे क्या होता है? 6 पे 6 नंबर होता है, और 6 नंबर ना तो पुरुष पर डिपेंड है ना स्त्री पर, वो आत्मनिर्भर है। तो 6 याद हो गया। 7 पे आ जाओ। अब देखो, अगर समाज के सब लोग साथ साथ रहते हैं तो वो क्या रहते हैं? सामाजिक रूप से। कैसे? सामाजिक रूप से वो सुरक्षित रहते हैं। अगर लोग साथ साथ नहीं रहते तो बाहर आक्रमणकारी आता है, और फूट डालो और शासन करो की नीति से सबको हरा करके सब पे शासन करता है। देखा ना हमने? हमारा देश, अगर मध्यकाल की बात करें तो हमारे देश में मुगल लोग आते हैं और पहले वो एक राजा को हराते हैं। हमने देखा बाबर आया, बाबर ने पहले एक राजा को हराया, फिर उसकी मदद से दूसरे को हराया। देखा ना, बाबर के 4 युद्ध आपने ले देखे होंगे। कौन कौन सा? पानी पिया, खाना खाया और चंदेरी घाघरा लेकर भाग गई। याद करो वो मध्यकाल। मध्यकाल में कौन आया था? बाबर आया था। और बाबर ने 4 युद्ध लड़े। कौन कौन से? बाबर के युद्ध कौन कौन से हैं? पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी घाघरा लेकर भाग गई थी, है ना। तो क्या क्या हुआ? देखो, पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? याद करो। और उसमें उसकी कौन मदद कर रहा था? तो ये जो खानवा की युद्ध और चंदेरी के युद्ध में जिनसे वो लड़ा, उन्हीं लोगों ने पानीपत के युद्ध में उसे जिताया था। याद आ रहा है? यही बात अंग्रेजों के समय होती है। अंग्रेज आते हैं,
अंग्रेज जो है वो कुछ लोगों से, कुछ रियासत के राजाओं से दोस्ती करते हैं, मीर कासिम से, और फिर वो मीर जाफर पर आक्रमण करते हैं, फिर मीर जाफर से दोस्ती करके मीर कासिम पर आक्रमण करते हैं। मतलब ये जब हम बटे हुए रहते हैं तो ऐसे ही होता है। तो जब हम साथ साथ होते हैं, तो जब हम साथ साथ होते हैं तो हमारी सामाजिक सुरक्षा होती है, क्योंकि एक व्यक्ति की सुरक्षा दूसरा कर लेगा और दूसरे की सुरक्षा पहला कर लेगा। तो याद रख लेना, ये सुरक्षा जो है वो साथ साथ रहने से होती है। तो साथ साथ रहने से, साथ साथ रहने से होती है, इसलिए साथ पे सुरक्षित है, सुरक्षित पंचायत। याद हुआ क्या? देखो एकदम रेंडमली रिपीट करके देखो। एक पे भूख है, एक भूखी और गरीबी है, भूख गरीबी सब है पहले में, है ना। दूसरे नंबर पे दो लोग थे तो दोनों स्वस्थ थे। तीसरे नंबर पर तीन आए तो तीन मतलब क्या, बाल है। चौथे नंबर पर क्या, चार थे तो चोर को पानी पिला दो, चोर को पानी मतलब जल कर दो। पांचवें नंबर पे पांच पेड़ लगा दो तो हरित पंचायत हो जाएगी। छठे नंबर पे छक्का आत्मनिर्भर है। सातवें नंबर पे जब साथ साथ रहते तो सामाजिक सुरक्षा रहती है, तो सामाजिक सुरक्षा हो जाएगी। आठवें नंबर पे सुशासन वाली पंचायत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जो पंचायत सुबह 8 बजे खुल जाएगी वो सबसे ज्यादा काम करेगी और वही सुशासन करेगी। समझ आ रहा है? जो पंचायत सुबह 8 बजे खुल जाएगी वही सबसे राज करेगी सबके लिए, वो अच्छी पंचायत मानी जाएगी, तो सुशासन करेगी। और नो, महिलाओं के लिए हितैषी है क्या पंचायत? तो आंसर मिलेगा नो। तो फिर क्या आंसर याद हो गया? हमें याद हो गया कि नो जो है वो पंचायत हितैषी आता है, या पंचायत हितैषी शब्द यूज होता है नो पे। तो ये नो के नो थीम हमने याद कर ली। अब आप लोग अपने खुद के लिए इनको बार बार रिवीजन कर लेना 2-3 बार, तो ये पूरी तरह याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी लक्ष्य में हमें अगली पॉइंट याद करनी है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान, क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत पंचायतों की क्षमता और कौशल और संस्थागत क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य रखा गया। योजना अंतर्गत पंचायतों के पदाधिकारियों, स्थानीय संगठनों आदि को सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछा जाएगा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का संबंध किस चीज से है? तो स्थानीय निकायों के, ग्राम पंचायत, ये जो योजना है ग्राम स्वराज अभियान, इसका मतलब है स्थानीय स्तर के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, पंचायत के सदस्यों को प्रशिक्षण देकर, ट्रेनिंग देकर के हम उन्हें याद करवाएं, हम उन्हें बराबरी पर लाएं, उन्हें उनका खुद का विकास कैसे करना है इस पर लाएं, सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करें। वर्ष 2022 से प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत निकास योजना अंतर्गत, कौन सी योजना है भैया? ग्राम पंचायत निकास। ये याद रखना, योजनाओं के नाम भी पूछे जा सकते हैं। ग्राम पंचायत निकास विकास योजना के अंतर्गत 9 विषयों को समाहित करके थीमेटिक जीपीडीपी का निर्माण किया गया है। अब थीमेटिक जीटीपीटी मतलब हर एक गांव का अपने अपने लिए, खुद के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्राम पंचायत विकास परियोजना, ये वाली ग्राम पंचायत विकास परियोजना के निर्माण के पूर्व पंचायत समुदायों के साथ मिलकर के कुछ थीम पारित की गई थी। इस क्रम में प्रदेश की समस्त पंचायतों द्वारा संकल्प लिया जाकर वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल बनाया गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, वाइब्रेंट, ये क्या लिखा हुआ है? वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल का संबंध है लक्ष्यों के स्थानीयकरण से, या सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण से। अगर इतना डीप जाकर के इतनी मजबूती से चीजें पढ़ना शुरू कर दी हैं तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्या क्वेश्चन है? वाइब्रेंट। क्या क्वेश्चन है? वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल का संबंध किस चीज से है? तो सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण से है। 2023-24 में 100% पंचायतों ने संकल्प लिया कि हम इतना इतना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश की 100% पंचायत लक्ष्य ले चुकी है, याद रखना। सतत विकास लक्ष्यों पर उचित क्रियान्वयन रणनीति तैयार करने और जागरूकता हेतु अब जिले से छोटी इकाई होती है जनपद, जनपद से छोटी इकाई होती है पंचायत, इन सभी के साथ सभी स्तरों पर मिलकर 6000 थीमेटिक प्रशिक्षण दिए गए, याद रख लेना। फिर अरे एक एक गांव को प्रशिक्षण देने के लिए 8000 थीमों को थीमेटिक प्रशिक्षण और दिए गए। कौन से स्तर पर? पंचायत विकास योजना के अंतर्गत। फिर 2023-24 में 95,000 लोगों को प्रशिक्षण दिए
किस बात का ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है? अधिकारियों को, पंचायत के सदस्यों को, पंचों को, सरपंचों को, कि भैया हमारा पूरे विश्व में, भारत ने अपने लिए लक्ष्य रखा है कि भूखमरी को समाप्त करेंगे, गरीबी को समाप्त करेंगे। हम कैसे समाप्त करें? आप गांव से जब गरीबी मिटाओगे तब जाकर के पूरे भारत में गरीबी मिटेगी। पूरे भारत में कितने गांव हैं? सबको याद रहे, भारत में 6 लाख गांव हैं। कितने गांव हैं? 6 लाख। अगर सरकार एक एक रुपया भी सबसे पंचायत को देती तो 6 लाख रुपए चाहिए होते हैं। अगर पंचायत 100 रुपए देने हैं तो फिर आप समझ लो कितने हो गए। और जब पंचायत को लाख लाख रुपए देने हो तो कितने पैसे चाहिए सरकार को। माह अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। क्या आयोजित किया गया था? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। पॉइंट रटना एक एक, कब, कहां, किसने। नई दिल्ली में कब? 2023 में। क्या? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का आयोजन किया गया। क्वेश्चन बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के 55 से 60 ग्राम पंचायतों को इसमें प्रतिनिधि बना करके भेजा। उनके अधिकारी गए वहां पर और उन्होंने प्रतिनिधियों का चयन 9 थीमेटिक विषयों पर करके उनको उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अब ये पॉइंट याद रखना। मध्य प्रदेश में कितनी पंचायत है? मध्य प्रदेश में 23,011 पंचायतें हैं और गांव कितने हैं? तो 54,000 गांव है, वो अलग बात है। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग ने इस स्थानीयकरण को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में एसडीजे से संबंधित सामग्री को जोड़ दिया है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना। भाई मध्य प्रदेश का भी तो राज्य नीति आयोग है। पहले मध्य प्रदेश का जो योजना आयोग था उसी का नाम हो गया। तो ये जो मध्य प्रदेश का नीति आयोग है, इसने 8वीं कक्षा तक के सिलेबस में एसडीजे गोल क्या होते हैं, हमें कैसे उनको प्राप्त करना है, उसका थोड़ा सा सिलेबस जोड़ दिया है। ये भी याद रख लेना। फैक्ट है सीधा। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों एसडीजे से संबंधित किए गए प्रमुख प्रकाशन, हम इनको फेमस करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ प्रकाशन जारी किए। पहला है एसडीजे विजन 30। ये क्या है? मध्य प्रदेश में स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया दस्तावेज है एसडीजे विजन 30। एसडीजे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 स्टेट एक्शन प्लान। क्या है ये? स्टेट एक्शन प्लान ये क्या है? ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया। एसडीजे प्रोग्रेसिव रिपोर्ट छापता है नीति आयोग, राज्य नीति आयोग, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि कितने लक्ष्य थे, कितना कर लिया, कितना बच गया। आगे इन सब के क्रियान्वयन के लिए, राज्य स्तर पर इनके क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, क्या लिखा हुआ ये क्वेश्चन बनता है ना, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कौन सी समिति? एसडीजे समाधिकार समिति बनाई गई। अब एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा? एसडीजे सतत विकास लक्ष्य समाधिकार समिति का अध्यक्ष होता है, ये लिखा है। मुख्य सचिव इसका अध्यक्ष होता है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई जाती है समाधिकार समिति। फिर साथ में प्रत्येक विभाग जितने मध्य प्रदेश में है वो एसडीजे से संबंधित नोडल अधिकारी इसमें बनते हैं। तो अध्यक्ष कौन बनता है? मुख्य सचिव। सदस्य कौन बनते हैं? विभाग के अधिकारी। और आगे बढ़ते हैं। स्थानीयकरण हेतु समस्त विभाग और विभागाध्यक्ष अभिमुखीकरण हेतु संवेदनशील करते हुए उनके परामर्श सत्र आयोजित किए जाते हैं। सबसे परामर्श लेकर के सबके लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। अंतर विभागीय निगरानी और समीक्षा तंत्र के अलावा ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर सरकार आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी करती है। आपने पढ़ा है ना, नीति आयोग जो है वो आकांक्षी जिले निर्धारित कर चुका है जहां ज्यादा काम करने की जरूरत है। जैसे हमारे झाबुआ में हमें पता है कि आदिवासी जनसंख्या या जनजातीय जनसंख्या ज्यादा है, वहां ज्यादा काम करने की जरूरत है, इसलिए देश का नीति आयोग उसे आकांक्षी जिला घोषित कर चुका है। मध्य प्रदेश ने भी ऐसा ही किया। और ऐसे छोटे छोटे जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स माने विकास खंड, ब्लॉक माने क्या? विकास खंड, उनको हम क्या कर चुके हैं? उनको हमने आकांक्षी ब्लॉक घोषित किया और उन पर विशेष हम फोकस कर रहे हैं, उनमें विशेष सुधार करने की कोशिश की जा रही है। जिला स्तर पर एसडीजे समिति का गठन किया जाता है, गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? कलेक्टर होता है। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि जिला स्तरीय एसडीजे कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? कलेक्टर होता है। जिले से संबंधित विभाग के जो सदस्य होते हैं, स्थानीय अधिकारी होते हैं, वो उसके सदस्य बन जाते हैं। देखो, देश के स्तर पर एसडीजे को संभालता है नीति आयोग,
राज्य के स्तर पर हमने एक समिति बना दी जिसका नाम अभी जस्ट हमने बताया, उसका मुख्य सचिव जो है वो समाधिकार समिति कहलाती है, एसडीजे समाधिकार समिति, और उसका प्रमुख जो मुख्य सचिव होता है, सदस्य उसके विभागों के प्रमुख होते हैं। जब हम और थोड़ा नीचे आते हैं तो जिला आता है, तो जिला स्तर पर जो समिति होती है उसका प्रमुख होता है कलेक्टर, और जो विभाग हैं, जो राज्य के विभागीय अधिकारी होते हैं, जिले के विभागीय अधिकारी, वो उसके सदस्य हो जाते हैं। और आगे बढ़ो, पूर्व में राज्य के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 103 सूचकांक पर 19 जिलों में 50 ब्लॉक से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम अप्रैल 2022 से मार्च 2023 में 75 सूचकांक रहे थे। ये पॉइंट हमने रट लेना है कि इस ड्यूरेशन में कितने सूचकांक का उपयोग किया गया, तो 75 सूचकांक थे। सूचकांक के 6 सेक्टर निर्धारित किए गए थे। कौन कौन से 6 सेक्टर? तो अब उन 9 थीम को 6 में कन्वर्ट किया और अच्छे से करने के लिए। खैर ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं, केवल ये याद रख लो कि इन सूचकांकों को कितने सेक्टर्स में बांटा गया, कितने सेक्टर में? 6 सेक्टर्स में बांटा गया था। याद रख लेना। 6 सेक्टर है: स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कार्य, बुनियादी ढांचा, कौशल विकास और सामाजिक वित्तीय समावेशन। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग द्वारा हाल ही में राज्य एसडीजे प्रगति रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई। 500 कार्यक्रमों के मद्देनजर यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमने अलग अलग बहुत सारे प्रयास के माध्यम से मध्य प्रदेश में स्थानीयकरण को बढ़ावा देकर मध्य प्रदेश के इन सतत विकास लक्ष्य गोल्स को हासिल करने की कोशिश की। आप सब लोगों को ये जो छोटी छोटी बातें हमने बताई है ना, कौन कौन सी छोटी बात, कि कितने सूचकांक रखे गए हैं, सूचकांक कितने सेक्टर रखे गए हैं। फिर हमने कहा कि जिला स्तर पर समिति का अध्यक्ष कलेक्टर होता है, राज्य स्तर पर समिति का अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है। टोटल 9 थीम है, 9 थीम हमने रट ली। ऐसी छोटी छोटी जितनी भी बातें बताई है वो आप सब याद रखेंगे। बहुत छोटा सा एक टॉपिक था एसडीजे का स्थानीयकरण। मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंट आप पूरी तरह याद कर लेंगे। याद कर लेंगे तो आज ही इसे कंप्लीट कर लेना, इसे कल के ऊपर मत छोड़ना, क्योंकि कल हमें और कुछ पढ़ना होगा, परसों हमें और कुछ पढ़ना होगा, फिर बाद में इन सबको रिवाइज करना है। इसलिए इसे पूरी तरह कंप्लीट करें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी आशा करता हूं। और इस लेक्चर में हमने जो पढ़ा है उसे आप याद कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।